आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेके आई हुई हूँ जहाँ पर इस ड्रामे की फीमेल लीड जिया जो 6 साल से एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में होती है। उसने कभी भी किसी को फॉर्मली ये नहीं बोला था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे पता चलता है 6 साल के बाद कि वो बस उसके स्टैंड इन है, तो उसे छोड़ने का फैसला करती है और किसी और बंदे से शादी करती है जिससे वो जानती भी नहीं थी। ड्रामा काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जिया जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है वो अपने बॉयफ्रेंड के कार रेस कंपटीशन को देखने के लिए आई हुई होती है। इस ड्रामे का मेल लीड जिसका नाम होता है फेंग। फेंग जो बहुत बड़ा कार रेसर था और उसको चैंपियन बनना था और इसी बात की वजह से वो आज एक नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और जिया जो होती है वो उसके लिए प्रे कर रही थी कि वो इस कंपटीशन को जीत जाए। पिछले 6 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और बहुत खुश थे। जिया बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने बॉयफ्रेंड फेंग से और हमें दिखाया जाता है फाइनली फेंग का रेस भी जीत जाता है और उसके बाद वहाँ पर ऑफिस में उसके बाकी कलीग्स भी होते हैं, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं और वो लोग भी उसके जीतने पे खुश थे। जिया मन ही मन में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और तभी हमें दिखाया जाता है फेंग वहाँ पर अपने जीतने का पूरा श्रेय अपने किसी स्पेशल पर्सन को बोलता है और वो बोलता है कि मैं आज उसको अपने दिल की बात भी बताने वाला हूँ। जिया मन ही मन में सोचती है कि क्या ये मुझसे शादी करने वाला है, क्या मुझे प्रपोज करने वाला है मैरिज के लिए। वो बहुत खुश थी। उसके फ्रेंड्स वहाँ पर बोलते कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तभी एक बंदी बोलती है कौन होगी, ऑब्वियस सी बात ऑल टाइम फेवरेट ड्रीम गर्ल जिससे वो इतना प्यार करता है, इतना अफेक्शन शो करता है। जिया को कुछ नहीं लगता। बाद में वो बोलता है कौन, वो लड़की जिसके साथ वो 6 साल तक रह रहा है। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो नहीं बल्कि शाव, याद है ना इसको, वो कितना प्यार करता है, उसके लिए पागल था कॉलेज टाइम से ही, उसी की बात कर रहा है। तभी दूसरी बंदी बोलती है तो उस लड़के का क्या जिसके साथ वो पिछले 6 साल तक साथ में रहा है। वो बोलता है वो तो बस उसके अपने फिजिकल नीड पूरा करने के लिए एक स्टैंड इन है। तुम्हें क्या लगता है इतने बेसिक से लड़के जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो शादी करेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो बंदा। ये सुन के तो जिया को बहुत बड़ा धक्का लगता है। जिस बंदे से वो इतना प्यार करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो लड़का इस तरह से उसके साथ धोखा करेगा। उसे तो कभी भी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, उसके क्रश के बारे में पता ही नहीं था और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि अरे जाने दो ना, हमें क्या है, ऐसे भी हमें तो हमारे दोस्त से मतलब है यार, हमारा दोस्त जिसके साथ भी खुश रहे वही अच्छा है। उसके बाद जिया ये रियलाइज करती है कि 6 साल तक शायद उसने कुछ मिस कर दिया, कुछ बर्बाद कर दिया। उसके रेस खत्म करने के बाद उससे मिलने के लिए जा रही होती है। उसका भाई कॉल करता है। उसका भाई फोन में उसे बोलता है कि तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड को हमसे मिलाने नहीं ला रही हो। और तभी वो थोड़ी सी सहम जाती है। उसे रियलाइज होता है 6 साल तक वो अपने बॉयफ्रेंड मतलब उसके तरफ से तो फिंग उसका बॉयफ्रेंड ही था, उसके साथ रही है, लेकिन कभी भी वो अपनी फैमिली वाले या फिर इनफैक्ट उसका खुद का भाई उससे भी वो नहीं मिलाई थी। और हमें दिखाया जाता है दरअसल ये फेंग और जिया का भाई दोनों दोस्त हुआ करते थे और वो बोलता है कि तुम कब मिला रहे हो हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, वरना अगर तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो तो उस वक्त पे हम तुम्हारे लिए कोई और रिश्ता देखे हुए हैं। हमारा फैमिली फ्रेंड है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसने ये बोला हुआ है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है। देखो तुम मेरी बहन हो और मैं एक मैन हूँ। 6 साल तक अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स कि वो तुम्हारे लिए कभी भी सीरियस नहीं था, वो तुम्हें टाइम पास ले रहा है। सिस्टर प्लीज़ वापस आ जाओ घर पे या फिर उसे कन्विंस करो और उसे बोलो कि हमारे पास आके रिश्ते के बारे में बात करें और हम लोग तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहते हैं। जिया बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और उसका भाई उसे सजेशन दे रहा था कि या तो आर या तो पार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप अगर सिंसियर हो तो इतने टाइम तक नहीं अटकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया के पास फेंग आता है। फेंग उसे बोलता है बेब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बोला नहीं चैंपियनशिप देखने के लिए तुम भी आने वाली थी। वो बोलती है नहीं मैं बस यहाँ से पास हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूँ। मन ही मन में सोचती है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें याद भी नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जिया जो थी उसको फेंग अपने पास खींचता है, उसे किस करने वाला था, उसे धक्का देती है और
उस टाइम पे वो बोलता है 6 साल हो गया फिर भी तुम अभी भी शाई हो मेरे साथ क्लोज़ होने में। और तभी वो बोलती है ऐसी बात नहीं, तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है आज मैं फाइनली चैंपियन बन गया, तुम बहुत खुश हो मुझे पता है। और तभी वो बोलती है तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ पर तुम्हारे बारे में अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे, जो मुझे भी नहीं पता था। वो बोलता है क्या हुआ? तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, कुछ गलत-सलत बोल दिया क्या मेरे फ्रेंड्स ने? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो बोलते हैं नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारे फ्रेंड्स तो अच्छे हैं, वो लोग तो जो भी बोलते हैं ना अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है फेंग बोलता है हाँ, तुमने सही कहा है, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये लोग मुझे बचपन से साथ में देखे हुए हैं, तो इनको पता है मेरा चॉइस क्या है और क्या नहीं। और तभी वो सोचती है कि हाँ, तुमने सही बोला, इनको बचपन से तुम्हारी सारी आदत के बारे में पता है। उसके बाद वो बोलता है, "तुम साथ में डिनर करने चलोगे?" वो बोलते हैं, "नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं तुम्हारा घर वेट करूँगी।" वो बोलता है, "ठीक है।" और तभी वो बोलते हैं, "आफ्टर ऑल तुम चैंपियन बने हो, तुम्हारा सपना था, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, तो कैरी ऑन" बोल के उसे जाने के लिए बोलती है और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया, मन ही मन में सोचती है कि 6 साल मैंने अपना ऐसे वेस्ट कर दिया और 6 साल मेरे लिए सपना था। मैं बस तुम्हारे साथ थी और तुमसे वैलिडेशन पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब लगता है सपने से बाहर आने का वक़्त आ गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर जाती है जिया और हमें दिखाया जाता है 2 दिन हो गया, वो बंदा वापस आता ही नहीं। सेलिब्रेशन में इतना बिज़ी था, जिया जो थी वो डिसाइड करती है कि अब लाइफ़ में आगे जाने का वक़्त आ चुका है। वो उसके और पिंक के साथ के जितने भी मेमोरीज़ थी उसको सारा कलेक्ट करने लगती है और कचरे के डब्बे में फेंक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है 2 दिन के बाद जब जिया उठ के बाहर आती है तो वो वहाँ पर फेंग को देखती है, फेंग तैयार हो रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम कब आए? वो बोलता है कि तुम सो रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। वो बोलती है आ गई और लगता है कि तुम कहीं जाने के लिए रेडी हो रही हो। वो बोलता है एक्चुअली एक गैदरिंग है, फ्रेंड्स ने मेरे जितने पर रखा हुआ है तो वहीं पे जा रहा हूँ। वो बोलती है अच्छा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोरबेल बजता है और वहाँ पर जिसे दरवाज़ा खोलता है तो एक केक और फ्लावर का बुके था। वो बोलते हैं ये किसके लिए? वो बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और तभी वो बोलती है वो मेरा 2 दिन पहले था। वो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है 2 दिन पहले यार, अब मेरे लिए तो तुम मेरे साथ हो और वही मेरे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, चलो कोई बात नहीं हम सेलिब्रेट करते हैं। और तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हारा मूड बहुत ख़राब लग रहा है। वो बोलती है नहीं, नहीं तुम गैदरिंग पे जाओ। तभी वो बोलता है आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हारा बर्थडे मिस किया इसलिए तुम थोड़ा अपसेट होगी और मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। आज चलो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं गैदरिंग को कैंसल कर रहा हूँ। वो बोलती है नहीं, नहीं इट्स ओके तुम जा सकती हो। तभी वो बोलता है नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद वो बोलता है अभी तुम थोड़ा-सा अपसेट हो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसे खुश करना है। उसके बाद वो बोलता है एक जगह पे लेके जाऊँगा मैं तुम्हें, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा मूड ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। उसके आँखों को बंद कर कर वो उसे एक जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर उसके ढेर सारे दोस्त थे। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद सारे फ्रेंड्स उसे सरप्राइज़ देते और उसने उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और सब लोग उसे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बोलते हैं, मतलब क्योंकि उसने उसका बर्थडे बोला हुआ था, इसी बात की वजह से मेकअप करने के लिए उसने सारे फ्रेंड्स को गैदर करवाया था। वो बोलते हैं ये क्या था? तभी वो बोलता है आई नो मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था चैंपियंस के चक्कर में कि तुम्हारा बर्थडे है, तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरे फ्रेंड से मिलना चाहती थी ना, तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स थे। और उसके बाद सारे फ्रेंड्स को बोलता है कि तुम लोग थोड़ा कम शोर-शराबा करो, ये बहुत शांत टाइप की लड़की है और तुम लोगों की तरह ऐसे मस्ती-मज़ाक कर नहीं सकती और इसे बुरा लग सकता है या फिर इसको डर लगेगा ऐसे सोशली बिहेवियर शो करने में, ऐसा वो बोलता है। और तभी जिया मन ही मन में सोचती है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलाने भी तब लेके आई हो जब मैं ये डिसाइड कर चुकी कि मुझे तुमसे दूर जाना है। कमाल है ना, एक किस्मत भी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ताऊ भी वहीं पर आई हुई होती है। वो क्लैप करती है और बोलती है कि क्या बात है फ्रेंड, तुम इतने सालों में रोमांटिक होना भी सीख ही गए। और उसके बाद वहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि साव तुम भी आ गए, व्हाट अ सरप्राइज, लगा नहीं था तुम वापस आने वाली हो। शाओ का नाम सुनने के बाद जिया समझ जाती है ये कौन है। शाओ आती है और बोलती है हाय मेरा नाम शाओ है और मैं इसकी पास लेती है और वो बोलते हैं बहुत अच्छी दोस्त हो, ऐसे फ्रेंड से तुम पूछ सकती हो। तभी वो उससे बोलती है हाय मेरा नाम जिया है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके पास जाती है शाओ और वो बोलती है ऐसे तुम्हें पता होगा मैं इसका एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, पहला प्यार हूँ और पहला प्यार बुलाना बहुत मुश्किल होता है, इसके बारे में भी तुमने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर माहौल खराब ना हो इसी बात की वजह से सब लोग बोलते हैं चलो चलो गेम खेलते हैं। उसके बाद गेम खेलते टाइम हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक बंदा शाह को ड्रिंक ऑफर करता है, शाह पकड़ लेती है। तभी फेंग जल्द से जल्द उसके हाथ से ड्रिंक को छीन कर खुद पी लेता है और बोलता है पागल हो गई शाह, तुम्हें एलर्जी है, तुम अल्कोहल नहीं ले सकती। और तभी वो बोलती है
इतने सालों में भी तुम्हें याद है कि मैं अल्कोहल नहीं ले सकती, मुझे एलर्जी है। आई एम सो ग्लैड। लेकिन ये बात शाओ को तो अच्छा लगा, लेकिन हाँ, जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है साओ को डियर गेम में ये पूछा जाता है कि क्या तुम अपने एक्स के पास वापस आना पसंद करोगी, प्रिफर करोगी। तभी शाओ बोलती है कभी नहीं, एक्स के साथ कभी जाया नहीं जाता, और एक्स के साथ चीज कोई होता भी नहीं है, क्योंकि एक्स से पहले वो तुम्हारा पर्सन है और उसके दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो कभी कोई ले भी नहीं सकता। वो टर्न मार रही थी जिया को। जिया को बहुत बुरा लगता है, और यहाँ पर पता था कि फेंग को कि ये क्या करे, इसी बात की वजह से उससे वहां से लेकर चला जाता है ताकि उससे बात कर सके। दोनों में थोड़ी सी आर्गुमेंट चल रही होती है और जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो रियलाइज करते कि यहाँ पर इसका बर्थडे गेट टुगेदर नहीं बल्कि उसको ह्यूमिलेट करने का एक अलग तरीका था शाओ की तरफ से। मे बी शाओ और उसके बाकी दोस्त भी इसमें मिले हुए हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पार्टी में बाकी लोग बिजी होने लगते हैं, और हमें दिखाया जाता है जिया को उसका भाई मैसेज करता है और वो बोलता है कि अगर तुम वापस आना चाहती हो तो मैंने तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर लिया है, तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। वो बहुत अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, तो मुझे लगता है और तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सन है। अभी भी टाइम है लाइफ को रिस्टार्ट करने का, प्लीज वापस आ जाओ, वो बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। और हमें दिखा जाता है तभी वो पास हो रहे होते हैं वॉशरूम में, शाओ और उसके दोस्त को बात करते हुए सुनते हैं। शाओ को उसके दोस्त बोलते हैं कि 8 साल हो गया है, 6 साल तो उसने अपनी स्टैंड इन को रखा हुआ था, जिया उसके साथ 6 साल से, लेकिन आज भी उसका बर्थडे पार्टी था, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो तुम्हारे ऊपर था, तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा वही सोच रहा था, तुम्हें किस बात से एलर्जी और किस बात से नहीं, वो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है वो आज भी तुम्हें भुला नहीं पाया। वो बोलते हैं कि यू आर राइट, वो मुझे आज तक नहीं भुला पाया और ना ही कभी भूल पाएगा। मैं बस उस बहन जी को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि पहला प्यार पहला ही होता है, चाहे दूसरा प्यार वो कुछ भी करे उसके लिए, लेकिन पहले वाला जगह कभी नहीं ले सकता। वो बोलते हैं पर इनको तो ये पता नहीं ना कि तुम उससे दूर जाने के लिए उसके मॉम से 50 मिलियन लेके दूर हुई थी। वो बोलते हैं राइट, मैंने 8 साल पहले 50 मिलियन लेके उसको हार्ट ब्रोकन छोड़ के गई थी, अपना करियर भी बन गया, आप वापस आ गए हो, बस मैं ये दिखा रही हूँ कि आई एम हार्ड टू गेट, बस वरना मुझे वो तो चाहिए वापस, और मैं उसे यूं ही एक चुटकी में अपना बना सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले उसकी बंदी को हर्ट करो उसके बाद। ऐसा वो बोलती है। जिया को ये सुन के बहुत बड़ा शौक। शाओ वॉशरूम में एंट्री लेती है, और तभी या वॉशरूम में एंट्री लेती है। शाओ और उसके फ्रेंड थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसने सारी बातें सुनी तो नहीं, लेकिन शाओ जिया प्रेजेंट करती है कि उसने कुछ नहीं सुना, और वो अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर शाओ की फ्रेंड बोलती है कि बहन जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर बस हमारी बातें सुनने के लिए आई हो, या फिर तुम्हें इस बात के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शाओ वापस आ गए और फिर इनका पूरा ध्यान इसके ऊपर है, इसी बात की वजह से इसको डांटने के लिए आई हो, सोचना भी मत। तभी शाओ को वो बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, एक्सेस सबके पास होता है, पास सबके पास होता है, इट्स ओके, मेरा भी कोई पास रहा होगा। तभी वहाँ पर शाओ की फ्रेंड बोलते कि तुम जैसी बहन जी को मुंह भी ना लगाता, अगर ये छोड़ के ना गई होती तो उसका लोएस्ट टाइम था जब तुम उसके साथ थी, वरना ऐसी कोई बात नहीं। शाओ उसके पास आती है जिया को, और जिया को बोलती है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए बहन जी कि मैंने उसे प्रोवोक नहीं किया, अगर मैं 2 आंसू गिरा दूंगी ना वो मेरे पीछे वो चिल्लाते हुए आ जाएगा, वो पालतू कुत्ता है मेरा, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मुझे आंखें दिखाना बंद करो। तभी हमें दिखाया जाता है यो शाओ को। जिया बोलती है कि मुझे यकीन आ नहीं रहा कि बंदे ने तुम जैसी लड़की को कभी पसंद किया, तुम उसका पहला प्यार हो। आई एम सो अबाउट हियरिंग दैट, क्योंकि तुम डिजर्व भी नहीं करते किसी का प्यार। बेचारा उसका दिल टूटा, मैं समझ सकती हूँ, वो जिस हाल में मुझे मिला था ना, वो आप समझ में आ रहा है कि तुम जैसी सेल्फिश लड़की उसके साथ थी, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो ऐसे प्रिटेंड करा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बोलता है कि फेंग ने एक बंदे के साथ रेसिंग चैलेंज लिया हुआ है। शाओ बोलते कौन? तभी वो बोलता है तुम्हारा बंदा जिसके साथ तुम भागी थी 8 साल पहले उसे छोड़कर, और उसने उसे हराने का चैलेंज लिया हुआ है। और तभी वो बोलता है कि आई थिंक तुम दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं लिंक दोस्त से। उसके बाद ये लोग जाते हैं देखने के लिए रेस, और ऐसे वो जो चैलेंज रेस था वो जीत तो जाता है, लेकिन ओवर स्पीड होने की वजह से जो फेंग था वो एक्सीडेंट में पड़ जाता है। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं उस प्लॉट पे, और वहाँ पर हमें दिखा जाता है जैसे वो गार्ड से लड़खड़ाते हुए बाहर आता है, तो क्योंकि वहाँ पर शाओ सामने थी तो शाओ को गले लगाता है और बताए देखा मैं जीत गया और मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। फेंग को जुनून था
रेसिंग का, और वो कभी भी इस चीज़ में हारना नहीं चाहता था। और हमें दिखाया जाता है तभी शाओ ऐसे उसे हक कर रही थी और शाओ बोल रही थी कि मुझे पता था कि तुम आज ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो फीलिंग है। लेकिन जो फेंग का दोस्त था वो बोलता है क्या कर रहे हो भाई, जिया देख रही है। वो देखता है जिया सच में देख रही थी। उसके बाद जिया वहाँ से जा चुकी थी। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले अब वो बेहोश हो गया, इस बात की वजह से उसे हॉस्पिटल के लिए लाया जाता है। और हमें दिखाया जाता है जाने से पहले वहाँ पर शाओ कुछ इशारा करती है अपने दोस्तों को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो 2 लोग थे, वो नाइट क्लब से बुलाए हुए बंदे थे। वो लोग बोलते हैं कि शाओ ने बोला हुआ है तुम ऐसी-वैसी लड़की हो, आज हम दोनों तुम्हें सैटिस्फाई करेंगे क्योंकि तुम्हारा जो भी नीड है वो एक बंदे से तो सैटिस्फाई नहीं होने वाला दिख रहा है। उसके बाद शाओ उन बंदों का सर फोड़ के वहाँ से बाहर जाती है। शाओ तो बाहर वेट कर रही थी, जिया उसे जोर का तमाचा लगाती है। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। शाओ बोलती है अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, मैं तुम्हें बस दिखा रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मेरी स्टैंड इन बनने चली थी, चलो 6 साल बहुत मजे कर लिए और अब मैं तुम्हें आराम से अपने लाइफ से दूर कर सकती हूँ, फ्रेंड की लाइफ से दूर भेज सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है कि तुम्हारी ऐसे चिपड़े-चोपड़े ट्रिक्स पे मैं नहीं आने वाली। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फेंग आ पहुँचता है। वो बोलता है चल क्या रहा है? तभी जैसे ही फेंग आता है उस टाइम पे तो शाओ तो पूरा अपना रंग ही बदलती है। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्लीज़ इस पे मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारी एक्स हूँ, बस मैं तो तुम्हारी दोस्त थी और मुझे पता है इसको बहुत गुस्सा आता है मुझ पे, इसलिए सब कुछ करती रहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओ थी इसके नौटंकी पे ये बंदा आ जाता है। वो बोलता है क्या कर रहे हो जिया? तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन तुम्हें ये दिख रहा है कि मैंने उसे तमाचा मारा। तभी वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया तो एक काम करो सीसीटीवी फुटेज देखो। लेकिन यहाँ पर ये लोग नौटंकी करने लगते हैं। शाओ बोलती है कि तुम्हें पता है ना मेरी तो बात मेरी तबीयत इतनी ठीक भी नहीं रहती और मेरी तो सर्जरी हुई है और मुझे बहुत चक्कर आ रहा है बोल के वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। फेंग उससे बोलता है कि तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अगर माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा बोल के उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो शाओ की दोस्त थी वो आती है जिया के नज़दीक और वो बोलती है देखा बहन जी स्टैंड इन होता है और प्यार प्यार होता है। उसके बाद उसे धक्का देते हैं, वो सीधा सीढ़ी से गिरती है और बहुत नीचे जाके गिर पड़ती है। और हमें दिखाया जाता है जो फेंग था वो बस सुनता है। फेंग बोलता है मैं तुम्हारी ऐसे ट्रिक पे नहीं आने वाला, पहले आओ शाओ से माफ़ी मांगो उसके बाद बात करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो उसे गाड़ी में लेके हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है तब थी वो उसे कॉल करती है, लेकिन कॉल पे वो उससे बस ये बोलता है कि पहले आके शाओ से माफ़ी मांगो उसके बाद मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बनते जा रहे हो, जिद्दी बनते जा रहे हो। इसको बहुत बुरा लगता है। इस बात की वज़ह से वो अब डिसाइड करती है कि इससे अपना पूरा रिश्ता ख़त्म करने का वक़्त आ गया। इतना कुछ होना जिया के लिए काफ़ी था। वो डिसाइड कर चुकी थी कि अब ये सब कुछ ख़त्म करना है। इसी बात की वज़ह से वो फेंग को मैसेज छोड़ती है कि हमारे बीच में जो भी था वो ख़त्म, दैट्स इट, लेट्स ब्रेक अप। और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। उसके भाई ने जो टिकट बुक करवाया था उसी के थ्रू वो वापस घर गई। उसकी मॉम, डैड और उसका भाई उसे लेने के लिए आए हुए होते हैं। और सबसे पहले तो जिया के फेस पे लगे हुए चोट के बारे में पूछा जाता है क्योंकि अब फैमिली थे और फैमिली तो फैमिली होती है ना, कभी भी वो अपने बच्चों की तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करते। जिया बहाना करती है कि जब एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी उस टाइम पे थोड़ा सा सर पे लग गया था और वो चेकअप भी नहीं कर पाए क्योंकि प्लेन छूट जाता। उसका भाई बोलता है एक काम करते हैं तुझे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और उसकी मॉम बोलती है हाँ हाँ हम डॉक्टर काहे के पास लेके चलते हैं, ऐसा वो बोलती है। तभी उसका भाई भी खुश था और डैडी बोलते हैं हाँ हाँ का ही सही है। और तभी जिया बोलते हैं आप लोग उस डॉक्टर के बारे में इतना क्यों बोले जैसे कि इस सिटी में कोई और डॉक्टर है ही नहीं। उसके पेरेंट्स उसे गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में जाते टाइम बोला जाता है कि डॉक्टर का अभी रिसेंटली वो अपना पूरा कोर्स ख़त्म करके आया हुआ है और वो अमेरिका में 2 साल उसने प्रैक्टिस भी की है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है और पता है तुम्हें काफ़ी हैंडसम भी दिखता है। मतलब लिटरली तीनों लोग पूरे रास्ते काय के बारे में बातें किए जा रहे थे लाइक उससे बेटर तो इस दुनिया में कोई। आपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि आप लोग मुझे ऐसा फील करवा रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई ब्लाइंड डेट पे आ रहे हो मॉम डैड। और तभी वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस डॉक्टर की तारीफ ही कर रहे थे।
लेकिन हॉस्पिटल बोल-बोल के इसके फैमिली वाले उसे कहीं ऐसी जगह पे लेके आते हैं तो थोड़ा सुनसान था। वो बोलते हैं मॉम डैड ये जगह कुछ अलग लग रहा है, हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। तभी हमें देखा जाता है गाड़ी का दरवाजा कोई तो खुलता है और यहाँ पर था इस ड्रामे का दूसरा मेन लीड जिसका नाम काय था। देखने में काफी हैंडसम, टॉल, गुड लुकिंग, व्हाइट स्किन वाला और चश्मे में काफी अच्छा लग रहा था। और उससे बोलता है अरे ओके और उसके बाद वो अपना हाथ देता है, वो बाहर निकलती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो जिया का भाई था वो बोलता है ब्रो मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना, यही है हमारा डॉक्टर काय। और तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिया रियलाइज करती है ये तो उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड था जिसको वो शायद एक दो बार ही मिली है। और तभी वो तो शॉक में और तभी मॉम डैड बोलते हैं कि बेटा तुम इलाज करवाओ, बेटा एक काम करो इसके साथ अच्छे से रहो, देख लेना कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो फ्यूचर, वरना बाद में हम डॉक्टर के पास नहीं आ सकते और हम तुम्हें लेने के लिए बाद में आएंगे। एक काम करो बेटा तुम ही हमारी बेटी को घर पे छोड़ देना। तभी काय बोलता है ठीक है अंकल आंटी। और तभी जो उसका भाई था वो बोलता है कि और मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना वरना टांगे तोड़ूंगा, बोल के वो आंख मारने लगता है, मतलब इशारा देता है। और उस टाइम पे जिया बोलती है आप लोग क्या मुझे छोड़ के जा रहे हो? वो बोलते हैं हाँ तुम बड़ी हो चुकी हो, बच्चे थोड़ी हो जो हम तुम्हारे आगे पीछे 24 घंटे मंडाते रहेंगे, नहीं ना। और उसके बाद वो लोग वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। जिया बोलती है आप लोग अभी तो बोल रहे थे कि मुझे मिस कर रहे हो, 6 साल के बाद घर वापस आई हो और आप मुझे स्ट्रेंजर के साथ छोड़ के जा रहे हो। और तभी वो लोग तो वहाँ से जा चुके थे। तभी काय बोलता है अंदर चले, एक्चुअली मेरा क्लिनिक है, मैं घर से भी ऑपरेट करता हूँ और तुम्हारी जो छोटी सी है तो मैं ठीक कर दूंगा। वो थोड़ा ऑकवर्ड थी लेकिन क्या करे अब, उसके पेरेंट्स ने इतने प्यार से उसका काटा हुआ था जिस बात की वजह से उसे अंदर जाना पड़ता है। उसके सर पे लगे हुए चोट को मलहम पट्टी करने लगता है, दवाई लगाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसे थैंक यू बोलती है। तभी वो बोलता है ये मेरा फर्ज था। वो सोचती है मन ही मन में ये मेरे भाई का दोस्त थे और हम दोनों इतने क्लोज भी नहीं है और अम्मी से मिली हुई से तो याद भी ना होगा, तो ये कैसे क्यों बोल रहा है कि जैसे कि हम दोनों क्लोज है, इतने तो नहीं है। तब इसका भाई मैसेज करता है, मैसेज में लिखा हुआ था बहन और डॉक्टर ने बल्कि तुम्हारा फियांसी है और हमने तुम्हारा अरेंज मैरिज कंफर्म किया हुआ है, अब तुम्हारे ऊपर है शादी करनी है या नहीं, अगर कर रहे हो तो प्लीज उसकी बातें मानना और हमारा पोपट मत काटना। ये देख के तो उसको शौक लगता है। उसके बाद उसके हाथ से फोन खींचता है। तभी काय बोलता है क्या हुआ, अरे ओके कुछ हुआ है क्या, मैंने ज्यादा कर दिया क्या, दर्द हो रहा है? वो बोलते नहीं डॉक्टर काय, वो बोलते डॉक्टर बोलने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे काय बोल सकती हो। और तभी वो उससे बोलते हैं कि आपको ये पता था कि मैं आपकी फियांसी हूँ? तभी वो बोलता है हाँ अरेंज मैरिज है लेकिन फिर भी इट्स ओके, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तो मुझे तो अरेंज मैरिज करनी थी, तो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं बताया क्या? वो बोलते हैं नहीं इट्स ओके। और तभी वो उससे बोलता है अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या हम यहाँ से बाहर कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे फैमिली वालों ने मुझे बोला हुआ है कि तुम्हें शहर मुझे ही घुमाना है। और मैंने सोचा वाई नॉट। और तभी वो उसे बड़े प्यार से ऑब्जर्व करती है, मतलब ध्यान से देखती है और मन ही मन में सोचती है कि जिस रिश्ते को मैंने 6 साल का टाइम दिया और रिश्ता इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो अगर फैमिली वाले मुझे एक बार मौका दे रहे फिर से एक अच्छी बेटी होने का, तो मुझे उनको एम्बैरेस नहीं करना। वो सोचती है उसे ये करना पड़ेगा। वो बोलती है हाँ लेकिन मुझे कुछ बताना है। और वो बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तभी वो उससे कुछ बोलती है, शायद उसने यही अपने पास के बारे में बताया होगा। बाद में हमें दिखा जाता है जिया जो थी वो बोलता है कि क्या हम अकेले जा सकते हैं, ऐसे भी ये बोला गया है कि अगर तुम रेडी हो तो हम शादी करने वाले, तो कुछ वेडिंग ड्रेस ट्रायल भी हो जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ मैं गिफ्ट भी ला लूंगा। वो बोलती है ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका, फेंग रियलाइज करता है जिया ने तो उसे कोई कॉल नहीं किया ना ही मैसेजेस। जो लड़की 24 घंटे उसके आगे पीछे मंडराती रहती थी बेबी बेबी बोलते बोलते, वो सोचता है शायद वो परेशान है गुस्से में, कोई बात नहीं आ जाएगी। बाद में वो दिखाया जाता है वो अंदर की तरफ जाता है जहाँ पर शाव एडमिटेड थी। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अंदर जाता है, उससे पहले वो दरवाजा खोल के अंदर घुसने ही वाला था। शाओ को कॉल पे बात करते हुए सुनता है कि उसको बस इतनी चोट लगी, ये क्या बात हुई।
हाँ, मैंने तो बोला था ज़्यादा धक्का मारो, तुम लोगों से कुछ नहीं होता। सीढ़ी से गिरी एटलीस्ट सर्वर फोड़ देना चाहिए था या एक हाथ टूट। और उसके बाद उसके दोस्त बोलते कि तुम कब तक वहाँ पर रहने वाली हो? वो बोलती है ऐसे यहाँ पर रहना बोरिंग तो है लेकिन क्या करूँ फ़ेंग का ध्यान खींचने के लिए इतना करना पड़ता है। ऐसे मुझे पता है फ़ेंग सिर्फ़ मुझसे प्यार करता है वरना उस दिन जब मैं उससे बोल रही थी कि सीसीटीवी फुटेज देखो तो उसने उस पे भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी मुझे वो तो ड्रामा करना ही था, अगर उसको कन्विंस हो जाता सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए तो उसे पता चल जाता ना कि उसके साथ क्या हुआ है। इसी बात की वजह से मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया। ऐसे भी मैं यहाँ पर रिलैक्स्ड हूँ और वो मेरा अच्छे से ख़्याल रख रहा है। मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो फ़ेंग को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो भाग के जाता है क्लब में और उसके बाद वो वहाँ के मैनेजर को बोलता है उस डेट का सीसीटीवी फुटेज देखना है। पहले तो मना कर रहा होता है लेकिन जब वो आँखें दिखाता है तो वो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जहाँ पर जो जिया थी उसके साथ क्या-क्या हुआ है वो सब कुछ रिकॉर्डेड था। उसे तो बहुत बड़ा शॉक लगता है कि जिया झूठ नहीं बोल रही थी और उस दिन उसे चोट लगी थी और उससे लगा कि वो नौटंकी कर रही है टू गेट हिज अटेंशन। उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो जिया को कॉल करने की ट्राई करता है, कॉल नहीं लगता। मैसेज पे तो वो दिखता है कि जिया ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो भाग के जाता है घर पे। घर पे जाने के बाद वो देखता है कि जो बर्थडे केक लेके आया था वो तो जैसे का तैसा ही था, इनफैक्ट मतलब हो चुका। तो वहाँ पर इधर-उधर देखता है, उसे रियलाइज होता है कि जिया तो यहाँ पर आई नहीं है। वो सोचता है कहीं कहाँ है ये लड़की। उसके बाद उसके पास एक कोरियर आता है और वो कोरियर को खोलता है तो वो जिया की तरफ से था। वहाँ पर वो की रूम का चाबी था जो फ्लैट वो दोनों जिस फ्लैट में वो दोनों रहा करते थे। और उसने लेटर में लिखा हुआ था लेट्स ब्रेकअप और हम दोनों के इसमें यही सब कुछ खत्म। और ये देखे तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। और हमें दिखाया जाता है अब जिया को, जिया अपने फैमिली वाले के साथ थी। खुश के बाद हमें दिखाया जाता है फेंग घर पे होता है। ओ बहुत परेशान था। उसके बाद वो जिया के भाई को कॉल करता है जिसका नाम है श्याम। और वो शाम को कॉल करता है और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर काय और सब लोग साथ ही में थे। और तब हमें पता चला ये लोग दोस्त हुआ करते थे, हाई स्कूल टाइम के दोस्त। और तभी वो बोलता है हेलो मुझे तुमसे बात करनी थी। तभी श्याम बोलता है क्या हुआ बताओ मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी वो बोलता है क्या जिया घर आ चुकी है? वो बोलता है हाँ जिया घर है। और तभी वो बोलता है इज शी ओके? वो बोलता है हाँ अभी ठीक है वो। और उसके बाद वो बोलता है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तभी श्याम देखता है कि जिया तो अभी अपने फियांसे के साथ है, खुद से बात कर रही थी। तो वो बोलता है नहीं अभी वो बिजी है। बोलता है आर यू श्योर वो बिजी है? वो बोलता है हाँ अभी वो बिजी है तुमसे बात नहीं कर सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जिया के बारे में बोलता है कि अगर वो ठीक है तो क्या उसे बोल सकती हो कि मुझसे बात करे? वो बोलता है हाँ मैं बाद में बोल दूंगा। उसके बाद जो श्याम था वो फ़ेंग को बोलता है बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गया नेक्स्ट वीक तुम्हें आना है ठीक है? हमारे घर पे एक बैंक्वेट चलने वाला है और वहाँ पर एक फंक्शन है, फैमिली फंक्शन और उसमें प्लीज़ ढंग से आना और अपने सारे दोस्तों को लेके आना। आफ्टर ऑल तुम लोग मेरे को बोलता है हाँ, वो तो आ जाएँगे लेकिन क्यों? तभी वो बोलता है कोई फंक्शन है। तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग वो वेडिंग वेन्यू डिसाइड करने के लिए जा रहे थे, तुम भी आ जाना ठीक है? साहब बोलते हैं सुन लेता है। वो बोलता है किसकी शादी हो रही है? वो बोलता है अभी मैं बिज़ी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ बोल के शाम फ़ोन को काट देता है। वो सोचता है किसकी शादी हो रही है कि बात मुझसे पता है मतलब जस्ट न वही वो गेस करता है कहीं ये शाम की तो शादी नहीं हो रही है। वो सोचता है जब उसके भाई की शादी हो रही है तो वहाँ पर मैं उससे माफ़ी भी माँग लूँगा और सबके सामने मैं उसे प्रपोज़ भी कर लूँगा। आई एम श्योर वो मुझे माफ़ कर देगी। ऐसा सोच के वो खुश होने लगता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके कुछ प्लान करता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को बोलता है कि अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान करो, रिंग सेलेक्ट करने में मदद करो और जहाँ तक बात साव की है उसको मज़ा अच्छा खाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है जिया को। जिया अपने वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए एक जगह पे चली जाती है। वहाँ पर होता ऐसा था कि वहाँ पर जो मॉडल है वो वेडिंग ड्रेस पहन के दिखाते थे और ग्रूम को देखना होता था कि कैसा लग सकता है उसके फियांसे के ऊपर जस्ट केस और उनमें से कोई बेस्ट ड्रेस वो चूज़ करने वाला था। तो काय जो होता है वो ड्रेस चूज़ करने के लिए अंदर की तरफ जाता है और श्याम और जिया बैठकर बात करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है श्याम बोलता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इतना बढ़िया बंदा तुम्हारे लिए चूज़ किया हुआ है। वो बोलती है ओके थैंक यू लेकिन मुझे एक बात बताओ मैं ही क्यों? तभी वो बोलता है वही तो तुम ही क्यों? पता है इसके पीछे-पीछे इतनी सारी लड़कियाँ मरती है, इतना गुड लुकिंग है, इतना हैंडसम है, इतना वेल क्वालिफाइड है और इसने कभी किसी लड़की के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। लेकिन मेरे बर्थडे में लास्ट टाइम मेरा फ़ोटो देखा उसके बाद इसने बोला कि
इसको तुमसे ही शादी करनी है। तो हमने सोचा हमारा जान पहचान वाला बंदा है, इतना क्वालिफाइड है, व्हाई नॉट, इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे और तुम तो कितने टाइम तक तो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है हाँ, इसको तुम पसंद हो। अब क्यों पसंद हो पता नहीं, दिखने में ठीक-ठाक हो लेकिन इसके लायक तो तुम हो नहीं, सच बताऊँ तो। लेकिन फिर भी हमारा दूल्हा इतना कैपेबल है कि मुझे पता है कि तुम जितने भी बेवकूफ़ हो लेकिन इसे अच्छे से तुम्हें रख लेगा। तो हमने कितने बार तुमसे कांटेक्ट करने की ट्राई किया, तुम्हें बोला चाइना वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम तुम्हें मिस कर रहे थे इसलिए बुलाए थे? नहीं, क्योंकि काहे तुम्हें इतना पसंद करता था, वो चाहता था एक बार तुमसे मिले, इसीलिए हम बुलाए। एटलीस्ट नाउ सब कुछ सही हो रहा है, अब भागने के बारे में सोचना भी मत। और ऐसे भी अब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, एक फंक्शन चलने वाला है और तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त। तभी वो बोलते हैं कौन? तभी वो बोलता है वो जो हाई स्कूल में साथ में पढ़ा करता था, फेंग, वो भी आने वाला है। और मैंने उसको बोला है कि सारे दोस्त को लेके आए। वो उठ के बोलते क्या वो भी आने वाला है? वो डर जाती है। तभी पता चला कि इसको फेंग और जया का पास्ट मतलब अभी जो चल रहा था उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और उसके बाद वो बोलती है क्या वो भी आने वाला है? वो बोलता है हाँ, डर क्यों रही हो इस तरह से, शौक में क्यों हो? जैसे कि मैंने किसी ऐसे बंदे को बुलाया जो तुम्हें शादी से उठा लेगा। रिलैक्स, मेरा दोस्त है। तभी वहाँ पर काई बोला क्या हुआ? तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं। और तभी सैम बोलता है नहीं, वो एक्चुअली इनविटेशन लिस्ट में जितने मेरे दोस्त थे वो सुन के शॉक में आ गए। और वो हंसता है। उसके बाद यह बोलती है तुम्हें उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? और तभी वो बोलता है अरे बुलाना तो पड़ेगा ना, मेरा दोस्त है और मेरी बहन की शादी हो रही तो सबको आना पड़ता है। और वो बोलता है कि ऐसे मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है, उससे बोला ही नहीं कि किसकी शादी हो रही है, मैंने बस बोला कि मेरे घर में कोई फंक्शन है तुम्हें आना है। और मैं उसे शॉक करना चाहता हूँ कि मुझसे पहले मेरी बहन की शादी हो रही है। जो सुनने के बाद वो शॉक में आती है लेकिन सोचती है कि अगर उसे नहीं पता किसकी शादी हो रही है तो दैट्स ओके। उसके बाद फ़ेंग को दिखाया जाता है। फ़ेंग का दोस्त उसके पास आता है और उसके बाद फ़ेंग का दोस्त उसे एक ऑडियो डिवाइस देता है। तो एक्चुअली 8 साल पहले जब शाओ उसे छोड़ के गई थी तो उस टाइम पे उसने ये बहाना लगाया था कि उसको अपने करियर के लिए फर्दर परस्यू करना है और उसने उसे दिल टूटा हुआ हाल में छोड़ दिया था। और बाद में आई थी तो भी उसने कुछ इमोशनल सा डायलॉग चिपकाया हुआ था लेकिन एक्चुअल में वो उसके पेरेंट्स से बहुत बड़ा अमाउंट लेके उसे छोड़ के गई थी। और उसने इतना टाइम तक बस फ़ेंग को बेवकूफ़ बनाया जो सुन के उससे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। और उसकी हरकत रिया को हर्ट करने के लिए थी, वो भी उसे पता चलता है। वो सोचता है अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसको इसी के लैंग्वेज में रिप्लाई करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन में जहाँ पर एक अच्छा सा डेकोरेशन प्लान किया गया था, वहाँ पर शाओ को बुलाया जाता है। शाओ जब जाती है तो वहाँ पर सारे फ़ेंग के फ्रेंड्स थे और शाओ यहाँ पर ऐसा डेकोरेशन देख के तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। रोमांटिक सा सेटअप था। शाओ को बुलाया जाता है, शाओ बहुत। और तभी हमें दिखाया जाता है सारे फ्रेंड्स वहीं पर थे और हमें ये दिखाया जाता है उसके फ्रेंड्स बोलने लगते कि लगता है आज फ़ेंग शाओ को प्रपोज करने वाला है। और सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। शाओ तो हवा में उड़ने लगती है। तभी वहाँ पर फ़ेंग एंट्री लेता है, घुटने में बैठता है और उसके बाद रिंग दिखाता है। और उस टाइम पे उसके सारे फ्रेंड्स बोलने लगते हैं ये रिंग तो 1 मिलियन से ऊपर का रिंग है, वाओ ये तो गोल्ड में एक ही पीस बना हुआ है और वो भी कस्टमाइज। लोगों को जो फ़ेंग था वो चुप कराता है और वो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, हमेशा से मैं तुमसे ही शादी करना चाहती थी। तभी वो बोलता है वाओ नाइस, मुझे लगता है ये आइडिया वो करेगा। अचानक से वो उठता है और तभी वो बोलती है ये सब कुछ क्या है? तभी फ़ेंग बोलता है ये अरे मैं तो बताना भूल गया, गाइस रिलैक्स, मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं तो बस रिहर्सल कर रहा था कि अगर मैं जाके जिया को ऐसे प्रपोज करूंगा तो कैसा लगेगा, बताओ बताओ। सब लोग तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी फ़ेंग बोलता है तुम लोग क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगी ना, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, वेल एजुकेटेड हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों शादी करना चाहूँगा, मैं तुम्हें क्यों प्रपोज करूँगा। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था तो मैंने एक अच्छा सेटअप बनाया और ऐसे प्रपोज करूँगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? वो बोलती तुम्हारा मतलब? तभी वो बोलता है हाँ मैं जिया से शादी करना चाहता हूँ, जिया मेरा प्यार है और मेरे लिए। वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है सब कुछ करने की, तुम मुझे ह्यूमिलेट करे। वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, दैट्स इट, यू आर जस्ट एक्स। और पास्ट कभी प्रेजेंट का अफेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए ना ये चीज़, तो तुमसे ज़्यादा कौन चाहिए। तो बौखला जाती है। वो बोलते कि तुम मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, हाउ डेयर यू। वो बोलता है
एक बात बताओ, तुम्हें ह्यूमिलेट करने का कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मुझे? आफ्टर ऑल यू आर अ गोल्ड डिगर, तो तुम्हें तो पैसे चाहिए ना। खैर साल पहले तुम मुझे जिस बात की वजह से छोड़ के गई थी, जितना पैसा मिला है उसके सामने ये जो मैंने किया वो कुछ नहीं है, नथिंग। रिलैक्स गाइस, ऐसे गोल्ड डिगर से कौन प्यार करेगा, कौन इससे शादी करना चाहेगा? कोई भी नहीं। और मैं इससे शादी करना चाहूँगा? मेरी इतनी मति भी मारी नहीं गई है। मैं हमेशा से अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी साहू से प्यार करता था, अपने जिया से प्यार करता था और आज भी उसी से प्यार करता हूँ। और उस टाइम पे वो उससे बोलता है, और तुम हमारे दोनों के रिश्ते को कभी खराब नहीं कर सकती। यू आर नथिंग इन बिटवीन। बहुत गुस्से में आती है और बोलते हैं तुम बहुत पछता के, ये बोलते हैं। वहाँ से वो चली जाती है। तभी हमें दिखाता था वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और बोलते हैं क्या आपका नाम शाह है, आपको अरेस्ट किया जाता है। वो बोलते मैंने क्या किया? तभी वो बोलता है बताने की जरूरत नहीं है, तुमने जो जिया के साथ किया उस बात के लिए, अटेम्प्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और उस टाइम पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पहली प्यार हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बोलता है हाँ राइट, तुम मेरा फर्स्ट लव हो। तो हाँ, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के बाद सोचूंगा तो तुम्हें जरूर इन्वाइट करूंगा वेडिंग पे। आफ्टर ऑल तुम मेरी फर्स्ट लव हो, इसके अलावा कुछ नहीं, जस्ट गेट लॉस्ट बोल के उसको पुलिस वाले को बोलता है मैंने आप लोगों को वीडियो एविडेंस भेज दिया है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके जेल पे रखो, क्योंकि इसने मेरे प्यार को हर्ट करने की ट्राई किया, उसके साथ बदसलूकी करवाने की ट्राई की। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है का रूल, जो भी करवाता है कानून के हिसाब से इससे सजा दिलवाओ। उसका दोस्त एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने के लिए आ रहा होता है और उस टाइम पे उसका दोस्त उसे बोलता है ऐसे तुम जितना कर रहे हो आई होप कि वो तुम्हें माफ कर दे। वो बोलता है मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, अगर मैं इतना कुछ करूँगा तो वो मुझे माफ़ कर ही देगी। ठीक है, थोड़ा नखरे दिखाएगी चलता है, अगर 1-2 साल बातें नहीं करेगी तो भी मैं उसे मना लूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंट है अपने आप पर। तभी वो बोलता है भाई वो तो ठीक है लेकिन उसके भाई क्या-क्या, क्योंकि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और उसे नहीं पता तुम दोनों के बारे में। और तभी वो बोलता है आफ्टर ऑल वो मेरा साला है, मैं माफ़ कर दूँगा। वो बोलता है वो तेरी टाँगें तोड़ेगा क्योंकि तूने उसकी बहन को पटाया है। और तभी वो बोलने लगता है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ। और वो बोलता है ऐसे उनके घर में कौन-सा फंक्शन है, कौन-सा फेस्टिवल है? वो बोलता है लगता है शाम की शादी होने वाली है। और तभी वो बोलता है ठीक है तब तो बढ़िया है, उसी टाइम पे तुम प्रपोज़ भी कर दो, माफ़ी भी माँग लो, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके डायरेक्ट वेडिंग वेन्यू में पहुँचता है फिंग। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फ़ोटो देखने ही वाला होता है, तो उससे पहले उसके पुराने दोस्त मिलते हैं, उससे हेलो हाय करते हैं। और उस टाइम पे वो लोग बोलने लगते हैं कि इस घर के बड़े बेटे से पहले तो छोटे वाले की शादी होने वाली है, कमाल है। तभी वो बोलता है क्या? तभी वो समझ नहीं पाता कि ये क्या कहने की ट्राई कर रहा है। वो बोलता है तुम लोगों का लॉजिक भी अलग है, छोटा क्यों बड़ा ही हुआ ना। वो बोलता है नहीं नहीं छोटा। तभी इन लोगों दोस्तों को ऐसा लगता है कि बड़ा मीन्स कि बेटे की तरफ से तो एक ही है, तो वो बड़ा हो छोटा हो क्या फ़र्क पड़ता है? इस हिसाब से उन लोगों ने सोचा कि ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन फ़ेंग को नहीं पता ना कि एक्चुअल में छोटे की ही शादी हो रही है और जो बेटी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोबारा फ़ोटो दिखता है, उससे पहले वहाँ पर फ्लावर का बहुत बड़ा बुके रखा जाता है, मतलब वो डेकोरेशन के हिसाब से। उसके बाद अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ेंग बैठता है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों को थोड़ा कोने वाला साइड दिया गया था बैठने के लिए। फ़ेंग बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं उसको ना बहुत बुरी तरह से डाँटूँगा, एक बार शादी तो हो जाए, यहाँ पर कौन रखता है? यहाँ पर तो अच्छे से हम ग्रूम और ब्राइड को देख भी नहीं पाएँगे। और दबिया में दिखाया जाता है वो मैसेज भी करता है फ़ोटो खींच कर शाम को कि ये कौन-सा तरीका हुआ अपने दोस्तों को वेलकम करने का। और उसके बाद उसका दोस्त शाम रिप्लाई करता है अरे टेंशन मत लो, लोग ज़्यादा थे और तुम लोग आओगे या नहीं पता नहीं था, इसलिए वो वाला टेबल बुक हो गया, रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि दूल्हा आ रहा है और दूल्हा जो आता है वो देखकर तो फिर बोलता है ये यहाँ पर क्या श्याम की शादी नहीं थी? तभी वहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं क्या हो गया भाई, उस श्याम की क्यों शादी होगी? नहीं, छोटी वाली की शादी हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है छोटी वाली। और उस टाइम पे वो सोचता है छोटी वाली मीन्स श्याम तो एक ही बहन है, एक ही बहन मीन्स जिया, क्या जिया की शादी में? बोलता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जिया की मुझे लगता है कोई कॉजन सिस्टर होगी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। और वो ये रियलाइज तो कर चुका था ना कि इतने सालों में 6 साल में उसने जिया को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया था, मतलब जिया के पर्सनल चीज़ों के बारे में उसे घंटा पता नहीं था। इस बात के से वो सोचता है कोई कज़न सिस्टर होगी जिसके बारे में उसे पता नहीं। बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ब्राइड एंट्री लेती है
और उसके दोस्त बोलते हैं कि यार ये इतनी छोटी थी और पता नहीं कैसे बड़ी हो गई, और ऐसा लगता है कि कल की बात है, हमारे पीछे पीछे भाई भाई बोलते बोलते चलती थी और अब देखो शादी की उम्र हो गई है और अपने बड़े भाई से भी पहले शादी कर रही है। उसके बाद जैसे फ्रेंड देखता है वो तो शौक में उठ के बोलने लगता है ये कैसे शादी कर सकती है, जिया कैसे शादी कर सकती है। उसके दोस्त उसके हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं बेइज्जती मत करवाओ, क्या हुआ है, कोई मेडिसिन ले रही हो, तुम्हें रेस का कोई टेंशन है या फिर कोई बीमारी है, पागल वाली हरकतें कर रहे हो, अपनी दोस्त की बहन की शादी में आकर तमाशा क्रिएट मत करो। और तभी अमित कहा जाता है, वो बोला होता है मैं ये शादी नहीं होने दे सकता, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ जिया से पूछा जाता है कि इनको हस्बैंड मानते हो, वो बोलते हैं हाँ मैं अपने मन से उनको हस्बैंड मानती हूँ। और हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाकर उसको बाहर की तरफ कहा जाता है, और सीन ऐसा था कि वो दोनों अंदर शादी करते हैं और बाहर फेंक को फेंका जाता है। उसके आंखों के सामने जिया किसी और की वाइफ बनती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इनको बाहर फेंका गया था। वहां पर आता है श्याम। श्याम बोलता है पागल हो गए क्या कर रहे हो, बोलता है मैं शादी को होने ही नहीं दे सकता। उसके बाद उसे मुक्का मारता है, बोलता है क्या मतलब होने नहीं दे सकता, वो मेरी बहन है, मेरी फैमिली की इकलौती बेटी है और उसकी शादी हो रही है, यहाँ पर आके तुम मेरे दोस्त होने की बात इतना तमाशा क्रिएट कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ मुझे। तब इसके दोस्त बोलते हैं हाँ बताओ, तुम इतने पागल वाली हरकतें क्यों कर रहे हो ताकि हम तुम्हारी मदद। वो बोलता है क्यों, तभी वो बोलता है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद तो शाम उसके ऊपर टूट पड़ता है और वो बोलता है मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, एक मीन्स हो तुम थे जिसने मेरी बहन को 6 साल तक लटका के रखा हुआ था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बहन किसी को डेट कर रही थी और मैंने 100 बार बोला कि उसको लेके आओ एक बार। अगर मेरी बहन के साथ कमिटमेंट नहीं दे सकते थे तो उसको हर्ट क्यों किया, तुम्हें पता है उसकी वजह से मेरी बहन हमसे 6 साल तक दूर रही, इस उम्मीद में कि तुम किसी दिन उसको एक्सेप्ट करोगे, लेकिन तुमने कभी एक्सेप्ट तो नहीं किया। और आज बुझते लोग की तरह आके ये बोल रहे कि वो शादी नहीं कर सकती, तुम होते कनो, तुमने दोस्ती के साथ साथ, वो बोलता है तुमने प्यार के साथ साथ दोस्ती को भी बुरी तरह से जलील किया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान। शुक्र मनाओ कि मेरी बहन की शादी है, मैं किसी का खून नहीं कर सकता, वरना तुम्हारा खून करके मैं जेल चला जाता। शेम ऑन यू बोल के वहां से वो अंदर की तरफ चला जाता। स्पीच देना था और हमें दिखाया जाता है वो स्पीच उसका भाई देने वाला था, वो भाग के आता है और थोड़ा खराब हाल में था। सब लोग बोलते क्या हो गया इसको, दुल्हन के भाई को। और तभी जिया पूछती क्या हुआ भाई, तभी वो बोलता है नहीं नहीं एक्चुअली मैं भाग के आ रहा था, थोड़ा लग गया था, कोई बात नहीं, अभी फंक्शन खराब नहीं करते, मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। तभी अमित क्या जाता है उस स्पीच देने के लिए माइक पकड़ता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बोलता है इतने साल में मैंने हमेशा अपनी बहन को बेस्ट देने की ट्राई किया, शायद ऐसा हुआ होगा कभी कि कुछ बुरे लोग मेरी बहन के आसपास आके उसे हट करने की ट्राई किया, आई एम सॉरी, मुझे कभी पता ना चला। वो थोड़ा इमोशनल हो गया क्योंकि उसका खुद का दोस्त उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ करेगा उसे पता नहीं था ना। और वो बोलता है कि लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी कोई तुम्हें अब हर्ट नहीं करेगा, दोबारा कोई स्टूपिड या फिर कोई इडियट आके तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वरना उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पास्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया होगा लेकिन फ्यूचर में हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिया बहुत इमोशनल होती है, अपने भाई को हक करती है और हमें दिखाया जाता है मैरिज फंक्शन खत्म होता है। उसके बाद ये लोग बाहर जा रहे होते हैं जिया और काय। तभी वहां पर दिखाया जाता है फिंक को। फिंक बोलता है जिया, तभी वो फिंक की तरफ देखती है, वो बोलती है तुम्हें चोट कैसे लगी। ओ वहां पर जाता है जिया के पास जाने वाला था, बीच में आता है काय और तभी वो बोलता है हट ऑफ साइड। तभी वो बोलता है ये मेरी वाइफ है, तो बात करने से पहले थोड़ा सोच समझ के, और तुम्हारी हालत है कि मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। और तभी वो उससे बोलता है तुम होते को नहीं बोलने वाले। वो बोलता है मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुमने देखा नहीं अभी हमारी शादी हुई है, शी इज माई वाइफ। और तभी हमें दिखाया जाता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिया बोलती है बॉस करो तुम दोनों। तभी वो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। जिया बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी जो काय था वो बोलता है तुमने सुना नहीं, मेरी वाइफ ने बोला कि उसे तुमसे बात नहीं करनी। वो उससे बोलता है वाइफ है बोल के मेरा दिमाग खराब मत करो, और ऐसा बोल के मुक्का मारने वाला। काय बोलता है भूलो मत इस शहर में मैं ही हूँ जो तुम्हारा ठीक कर सकता हूँ। मैंने सुना है लास्ट टाइम एक्सीडेंट में तुम्हारा आर्म में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया था और वहाँ पर कुछ इश्यू हुआ है और तुम कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हो उससे रिलेटेड, और तुम्हें थोड़ा आइडिया तो होगा मेरे बारे में कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आरिश्वर तुम मुझे मुक्का मारना चाहते हो या फिर मेरे साथ रिश्ते खराब करना। वो रुक जाता है। तभी जिया बोलते हैं मुझे इससे बात करना है। वो बोलता है हरीश्योर। तभी वो बोलते हैं हाँ
और तभी वो बोलता है मैं यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे डरता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ बोले उससे तुमसे बात करनी है तो बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो थोड़ा जिया बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है मेरी बात सुनो जिया। तभी वो बोलती है कि मैंने तुम्हें लेटर भेजा था, तुम्हारे फ्लैट का की भेजा था और अब क्या बात, बी ऑनेस्ट, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, बात खत्म, दैट्स इट। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं लाइफ में मूव कर चुकी हूँ ना, लाइफ में आगे जाने की ट्राई कर रही हूँ। मैंने एक अच्छे पार्टनर होने के बहुत सारे फ़र्ज़ निभाए, लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन मैंने एक अच्छी बेटी होने का और अच्छी बहन होने का फ़र्ज़ निभाने के बारे में सोचा है, तो तुम दोबारा क्यों आए मेरे पास? और तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हो सकता। तुम कैसे बोल सकती हो मुझे, और तुमने बोला था ना इस लाइफ में तुम सिर्फ़ मुझसे प्यार करती हो, और मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने के बारे में सोचा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैं तुम्हें प्रपोज़ करने के लिए देखो इतना महँगा रिंग भी लेके आया था। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। ये बोलते हुए उसे रिंग दिखाने लगता है। वो अपने उँगली में रिंग दिखाती है और बोलती है ये देख रहे हो? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस रिंग की कीमत तुम्हारी रिंग जितनी ना हो, लेकिन हाँ, लेने के लिए हम दोनों गए थे ना, हमने बड़े प्यार से चूज़ किया था और काई ने बोला था कि ये मुझ पे बहुत अच्छा लगता है और लग भी रहा है, देखो ना कितना प्यारा। तभी वो बोलता है प्लीज उसके बारे में मेंशन करना बंद करो। बोलते क्यों ना करो मेंशन, वो मेरा हस्बैंड है। और एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुमने 6 साल तक मुझे बस अपने एक्स की परछाई की तरह यूज किया हुआ है, तुम्हें बस मेरी जरूरत थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम कभी किससे प्यार कर ही नहीं सकते थे, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, अपने ऑब्सेशन से प्यार करते हो, अपने आप के लिए जीते हो, तुम किसी और के लिए कभी हो। प्लीज लेट मी गो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे लिए कुछ करते करते, मेरा हो गया, प्लीज मुझे लाइफ में आगे जाने दो। काई बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत कुछ डिजर्व करता है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ के 6 साल बर्बाद किए, अब मेरे पीछे मत आओ, बहुत हो गया, मैं तुमसे नफरत करना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, एक्सेप्ट करो अब। मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपने पास्ट को आने नहीं देना चाहती, बहुत हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं समझ चुकी हूँ और मैं इस बात का शक करके आगे बढ़ी हूँ। तो लेट्स मूव ऑन, अपने जीत को आगे आने मत दो, बस करो, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, प्लीज आप यहीं पर ही सब कुछ खत्म करते। और उसे बोलता है मेरी बात सुनो, उसे धक्का देती है, उसका रिंग गिरता है और वो बोलते हैं बॉस करो, मैं नहीं चाहती हम दोनों किसी कोई भी लाइफ में आगे जा चुकी हूँ और मुझे अब मेरे हस्बैंड के साथ अपने फ्यूचर को प्लान करना है, तुम्हारे साथ नहीं। जब मैं तुम्हारे लिए तरसती थी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वैलिडेशन पाने की तड़पती थी, तब मुझे वो नहीं मिला और मैंने उसके लिए बहुत कुछ कीमत चुकाई हुई है। अपने फैमिली से दूर रही इस उम्मीद में कि एक दिन तुम मुझे सबसे मिलवाओगे, मेरे पेरेंट्स से आके इस रिश्ते की बात करोगे। तुमने मुझे बहुत ही मदद किया इन कुछ सालों में, लेकिन मैं सब कुछ भूल के अपनी लाइफ में आके हूँ। अब लेट्स मूव ऑन। अभी अगर तुमसे अचानक से प्यार करने लगे हो तो एक हेल्प करो, दोबारा कभी मेरे आगे पीछे मत आना, दिखना भी मत, और मैं सोचूंगी कि तुम मुझसे सच में प्यार करते थे और तुमने मेरी बात की रिस्पेक्ट की। ऐसा वो बोलते, और उसके बाद वो बोलते मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है और लेट हो चुका है, सॉरी बोल के बाय बोल के वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और फ्रैंक रियलाइज करता है कभी कभी वक्त से पहले वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, वरना बाद में रोना पड़ता है जो इसके साथ हो चुका था। कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ चीज़ों का कदर नहीं होता और जब चला जाता है कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट होने लगता है। फ्रैंक की लाइफ में वही चल रहा था। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ ऐसे ही और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।